Hi guys, welcome to the part one of what is demand and supply. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिमांड सप्लाई की नॉर्मल अगर इसमें बात करें तो बेसिकली डिमांड इज वेयर देयर इज डिमांड मींस अगर हम लोग बोलेंगे आईफोन तो आप आईफोन जो हिसाब से प्रोडक्शन करता रहेगा 2 लाख 3 लाख पीस बना करेगा लेट से तो आईफोन क्यों इतने पीसीस का प्रोडक्शन करता रहेगा बिकॉज डिमांड है। ओके। या फिर लेट से दूध है तो दूध का डिमांड कितना ज्यादा है, राइट। तो दूध ऐसा है कि ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, वेर देर आर ऑलवेज अनफिल्ड बायोडर मीन्स कैसा है कि जिस बंदे को दूध चाहिए ना उसको अगर आप बोलेगे ना मुझे इंडिया के पास एक्चुअली जितना मिल्क का प्रोडक्शन का कैपेसिटी ना उससे कंज्यूम करने वाले डबल है बाय द वे। ठीक है। तो नेचुरली दूध में पानी वानी मिक्स करना ही पड़ता है वरना उतना प्रोडक्शन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, बाकी का तो किधर से आता है पता नहीं। ठीक है, मिठाई बनता है उसमें से 500 चीजें बनती है बट वेर इज इट कमिंग फ्रॉम नो बडी नोस। तो अल्टीमेटली थिंग इज कि डिमांड वहां पे है दूध के लिए ऐसे कोई प्रोडक्ट्स के लिए। एंड वेर इफ आई कॉल सप्लाई मीन्स आपको कोई भी चीज चाहिए जो अबंडेंस में है, ठीक है, या बेचने वाले बहुत है, दैट इज वेर द सप्लाई इन प्योर इकोनॉमिक्स। तो डिमांड एंड सप्लाई का अगर हम मार्केट में देखें इसका मीनिंग क्या होता है तो इसका मीनिंग मार्केट में इट इज वेरी सिंपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक आज 500 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 500 पे डे ट्रेड कर रहे हैं, यू नो के एक लेवल है 495 का जहां पे कोई बंदा 1 करोड़ शेयर लेने के लिए खड़ा है। ये स्टॉक का नॉर्मली वॉल्यूम दिन का 10 करोड़ होता है, बट देयर इज वन पर्सन हु इज रेडी टू बाय वन शेयर क्वांटिटी एट 495। और अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो लेट्स से 505 के लेवल पे कोई बंदा 3 करोड़ शेयर बेचने को खड़ा है। okay? तो जब भी मैं अगर आपको एक कंटेक्स्ट में बात करूं कि 500 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस है तो 495 का जो लेवल है दिस इज द लेवल देयर इज डिमांड। ओपन डिमांड, ओपन डिमांड मतलब अनफिल्ड डिमांड। इसका मतलब ये है कि मुझे ना 1 करोड़ शेयर लेना है और अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो वो जो डिमांड है ना वो ओपन डिमांड है। ओके। और अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो कोई पर्सन है जिसको ये स्टॉक बेचना है एंड ही इज विलिंग टू सेल 3 CR शेयर्स। ओके, अभी तक भाव ऊपर गया नहीं तो उसका माल बिका नहीं है, पर ये बेचने के लिए अभी भी लाइव मार्केट में खड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं अनफिल्ड। अनफिल्ड सेल ऑर्डर, अनफिल्ड का मतलब अभी तक उसका माल बिका नहीं है। ओके। एंड सेम वे इफ आई एम गोइंग फॉर बाई देन दिस इज कॉल्ड अनफिल्ड बाय ऑर्डर। अनफिल्ड बाय ऑर्डर मीन्स डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके। और 1 CR शेयर जब तक इस बंदे को मिलेगा नहीं तब तक इस स्टॉक का भाव 495 के नीचे जाएगा नहीं। ओके। जब तक इस बंदे के 3 करोड़ शेयर नहीं बिकेंगे ना तब तक ये स्टॉक है ना 505 के ऊपर नहीं आएगा। तो अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स जो होते हैं उनको सप्लाई जोन बोलते हैं या सप्लाई एरिया बोलते हैं। एंड अनफिल्ड बाय मीन्स जिसको बाय करने का अभी भी बाकी है वो अनफिल्ड बाय ऑर्डर वाला एरिया होता है, इसलिए उसको डिमांड जोन बोलते हैं। ओके। तो डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि ऐसा कोई जगह जहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग डिमांड ओपन है, जैसे मैंने दूध का एग्जांपल लिया। अगर आप बोलोगे तो कल सुबह के लिए दूध में कम से कम 100 करोड़ लीटर दूध पीने के लिए डिमांड कल सुबह ओपन होगा इंडिया में। ओके, तो जैसे ही लोग सप्लाई करेंगे डिमांड पूरा कंज्यूम कर लेगा उसको। ओके, सेम वे। तो अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स एंड अनफिल्ड सेल ऑर्डर्स जहाँ पे होते हैं वो डिमांड और सप्लाई दे होते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसका ये है डिमांड सप्लाई का। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के टाइम पे अपना जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां से वो स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। तो लेट्स से इफ स्टॉक इज फॉलोइंग डाउन फ्रॉम 500 495 490 480, तो हमारा ध्यान ध्यान कहाँ पे होता है कि कोई ऐसा लेवल जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके घूम सकता है, तो आई कैन बाई समवेयर हियर एंड मेक सम मनी। एंड सेम वे इफ स्टॉक इज गोइंग अप और किधर सप्लाई जोन है तो मैं वो सप्लाई एरिया पे बेच के कहीं पे ट्रेड कर सकूं। तो डिमांड कहाँ पे उधर बाई हम करेंगे, सप्लाई जहाँ पे उधर हम सेल करेंगे। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। तो अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स ढूंढ के ट्रेडिंग जो करते हैं उसको डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं वैसे बोला जाता है। ओके। तो ये डिमांड सप्लाई जोन का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है अभी वो समझे। तो लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा है ना इंस्टीट्यूशन और HNIs के पास होता है। तो हम लोग पता है लोग नॉर्मली एक वर्ड डिस्कस होता है, लोग बोलते हैं तेरे पास कोई टिप है क्या। ओके। या फिर क्या लग रहा है मार्केट।
तो हम लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग लोग रहते हैं ना, उनके पोजीशंस क्या है ना, वो जानने का हमें बहुत ये रहता है। अभी आप नोटिस करोगे, पहले बहुत आता था कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में क्या है। ठीक है, तो सब लोग का इंटरेस्ट वही होता है ना कि राकेश झुनझुनवाला ने क्या लिया है। बिकॉज अगर उसके पास है ना, तो वहां पे रॉन्ग जाने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ही हैज ह्यूज मनी। ठीक है, तो अगर उसने बाई किया तो बहुत सोच समझ के बाई करेगा, मार्केट को हिला सकता है वो बंदा। ओके, तो सेम थिंग व्हाट हैपेंस इज कि लोग वही प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे कोई ऑपरेटर या फिर कोई एचएन या कोई बड़ा इन्वेस्टर एंट्री मारे, अगर मैं भी उधर एंट्री करूँ ना, तो मेरा पैसा कमाने का चांसेस बहुत हाई है। तो व्हाट वी डू इज, इंस्टीट्यूशंस और एचएनएस के पास बहुत पैसा होता है। ठीक है, और वो लोगों को है ना पता होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे चलते हैं। ठीक है, रिटेल हो जो बंदा होता है, जैसे हम लोग है रिटेल वाले, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली है ना सब उल्टा ही कर लेते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में, कि जब भी इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं तभी हम लोग बाई करते रहते हैं, और जब भी वो लोग बाई करते हैं तभी हम लोग बेचते हैं। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज कि वी डोंट नो हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क एंड दे नो हाउ इट वर्क्स। तो उनका बाइंग और सेलिंग का जो एरिया होता है, दे आर मोर लाइक यू कैन से बहुत ही कॉन्फिडेंट से बाई करने वाले एरिया होते हैं। ओके, वहाँ पे चांसेस बहुत हाई कि यू कैन मेक मनी, दैट इज द लॉजिक। तो इसलिए नॉर्मली 5% लोग जो होते हैं मार्केट में, वो लोग पैसा बनाते हैं, और 5% ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड कैसे करना चाहिए। रिटेल में 95% लोगों को आइडिया नहीं होता है, और 95% लोग नॉट जनरली लॉस में रहते हैं। आप लोग को ये फिगर पता है, आई एम नॉट श्योर इफ एनीबॉडी नोस, कि 95% ऑफ पीपल लूज मनी इन मार्केट ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। दिस डेट एवरीबॉडी नोस। Yes, yes, Yeah, sir. It they comes generally before. say 9 out of 10 people they lose हाँ, money, right? लूज मनी, यस। ठीक है, Hmm. तो ये तो फिर भी अच्छा है, 95 है। ठीक है, तो 95% of people lose money, only 5% are actually successful in trading. ओके, जब भी कोविड के पहले जीरो था ने उसका डेटा निकाला था उसके डीमैट अकाउंट में से, तो जीरो था ने उसके डीमैट अकाउंट में ये देखा था कि 99% लोग लॉस में थे ट्रेडिंग में, और खाली 1% लोग प्रॉफिट में थे। दिस वाज जीरो दस डेटा बैक देन। ओके, अभी एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि 95% जो लूजर्स थे लास्ट 2 साल में, पता है डेटा क्या है? 2-3 साल में, लास्ट 2-3 साल में द डेटा हैज रिड्यूस्ड। मतलब 95% जो लूजर थे ना, उसमें से 89% लूजर है अभी, और 11% विनर्स है। कुछ फर्क लगा क्या हुआ? फर्क पता चला? People are getting more 89%, educated. यस, Yes. 89% लोग अभी आ गए। तो मतलब जो नया 6% पब्लिक आया है, ठीक है, सो दे हैव आल्सो गॉट स्मार्ट एंड दे आल्सो नो हाउ टू टेक मनी आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट। ठीक है, तो 6% नया क्राउड आया है, जो लोग और भी सही तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 95% इज करंटली एट 89। ओके, वो जो 6% नया पब्लिक आया है ना, उसमें से 80% ऑफ द पीपल आर दोज पीपल हु आर बिलो द एज ऑफ 23 ईयर्स। ठीक है, तो जो 18 साल के लोग हैं या 19 साल के लोग हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड बाय द वे, डेटा के हिसाब से। 23 साल के नीचे की उम्र के लोग हैं, तो दे आर द वंस हु हैव एक्चुअली मेड अ ह्यूज डिफरेंस राइट नाउ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बाय द वे, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज आल्सो 18। तो यंग एज में दो चीज होती है, एक तो डिसीजन मेकिंग इज मच बेटर, फास्टर, एंड सेकंड थिंग इज के फाइनेंस का इतना टेंशन नहीं होता है वो एज में। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करना है, तो बिंदास ट्रेड मार है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे घर पे कुछ पैसा ऐसा भी देना नहीं है, तो थोड़ा फाइनेंशियली आदमी थोड़ा चिल्ड आउट रहता है, और रिस्क लेने में भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि पैसा उसको नहीं भरना है, पैसा तो पिताजी को भरना है, जो मेरे केस में भी था पहले। ठीक है, तो आपका थोड़ा जिगरा ज्यादा चलता है, और डेफिनेटली दे आर गुड एट लर्निंग ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि खाली रिस्क नहीं, और उसका मेंटल स्टेट ऐसे इसलिए वो है, बट दे आर गुड डिसीजन मेकर्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर यंग, दे आर फास्ट, पिकअप फास्ट करते हैं। ओके, तो ये करंट डेटा है। और आप अगर कोई प्रॉप फंड में जाओगे, देयर इज वन प्रॉप फंड कॉल्ड ऑनिक्स कैपिटल, जिसमें मेरा एक कजिन है, वो ऑनिक्स कैपिटल में
ट्रेडर है ऑलरेडी। ओके, तो ऑनिक्स कैपिटल में मैक्सिमम एज अलाउड टू जॉइन दैट कंपनी इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, और अगर आपको उनका प्रॉफिट ज्वाइन करना है तो 24 साल मैक्सिमम है। अगर आपकी एज 24-23 के ऊपर है ना, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द कंपनी। तो वो लोग है ना 18 साल, 17 साल, 16 साल के लोगों को ही हायर करते हैं मेजरली। एंड बहुत सारे ऑफिस है उनके भी है, ऑफिस है सिडनी, सिंगापुर में है, इंडिया में भी है, और आई थिंक यूके में भी है उनका ऑफिस, और 3-4 ऑफिस है। एंड आपके अगर सीवी में आपका जो रेज्यूमे होता है, अगर आपके रेज्यूमे में लिखा है कि यू आर अ प्रोफेशनल वीडियो गेमर, काउंटर स्ट्राइक पता है आपको गेम? काउंटर स्ट्राइक है, इट इज वन गेम जिसमें वो गन लेके सामने सामने मारना होता है। भाई जब ऐसा एक गेम है, तो अगर आप प्रोफेशनल वीडियो गेमर हो या काउंटर स्ट्राइक में अगर प्रोफेशनल प्लेयर हो ना, तो आपको सबसे पहले हायर करेंगे वो लोग। यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस टू जॉइन द कंपनी। ठीक है, वो कॉलेज जॉब में कैसे होता है कि जो बंदा एनबीए रहेगा उसको पहले ही लेते हैं कि भाई चलो एनबीए। वैसे प्रॉप ट्रेडिंग में अगर इफ यू आर अ गुड वीडियो गेमर, यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, बिकॉज जो बंदा वीडियो गेम खेलता है ना, उसका डिसीजन मेकिंग पावर इज वेरी फास्ट। ठीक है, क्योंकि अगर सामने को दूसरा आदमी गन लेके आ गया और आपके सामने गन है, तो भी आपको उसको मारना है तो वो आपको मार देगा। ठीक है, सो दे आर वेरी फास्ट डिसीजन मेकर्स, देयर रिएक्शन टाइम इज वेरी फास्ट। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इफ यू आर अ प्रोफेशनल गेमर यू कैन डू वेरी गुड इन मार्केट्स आल्सो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग फटाफट होगा आपका। तो अगर आप वीडियो गेम खेलते हो तो आपको नॉर्मली कोई टीचर बोलेगा नहीं, बट आइडियली इट इज वेरी गुड इफ यू प्ले वीडियो गेम्स। सो टू इम्प्रूव योर स्किल सेट। ठीक है, तो ये करंट स्टेज पे डेटा है। ओके, तो दैट इज हाउ थिंग्स आर। और आप डिमांड सप्लाई अगर यूज करते हो तो उससे आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो टाइम पे एंटर होते हैं वो ही टाइम पे मोरलेस एंटर हो सकते हो। ये जब भी मैंने फर्स्ट टाइम डिमांड सप्लाई को एक्सप्लोर किया था, तभी मैंने ये पढ़ के सोचा था कि डिमांड सप्लाई को यूज करूंगा। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, हाउ डिड आई स्टार्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग को पता नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशन का किधर ऑर्डर है, बाई का बड़ा ऑर्डर, जिसके बाद हम भी बाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने प्राइस एक्शन सिस्टम्स को और अपने टेक्निक्स को भी साथ में यूज करेंगे। ओके, हर एक डिमांड सप्लाई जोन जब यूज करते हो तो उसमें 100% गारंटी नहीं होता है कि यही जगह पे इंस्टीट्यूशन बाई करने वाला है, तो हमारा भी बाइंग साथ नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट एन अंदाजा कि 500 से लेके 400 के बीच में शायद, अरे 490 के बीच में शायद से कोई एरिया पे कोई बड़ा बायर हो सकता है। ओके, तो अपना इस जो थॉट प्रोसेस डिमांड सप्लाई का या स्मार्ट मनी जो लोग बोलते हैं, तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, उनकी बेसिकली कोशिश ये है कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लेवल का कोई बायर अगर किधर बाई कर रहा है तो उसके साथ मैं भी बाई कर लूँ। दैट इज द होल पर्पस। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो अभी ये डिमांड सप्लाई जो है, ये सबसे पहले कहाँ से आया मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन जो है वो एक पर्सन है यूएस में जिसका नाम सैम सेडन है। ठीक है, तो सैम सेडन जो था वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर में ही हैज वर्क 16 years। तो आप लोगों ने ये मूवी देखा है, कौन सा मूवी है? हर्षद मेहता 1992 स्कैम, सॉरी मूवी नहीं वो सीरीज है। ठीक है, तो हर्षद मेहता का जो 1992 स्कैम है ना, उसमें आपने देखा है रिंग दिखा है, रिंग जिसमें सब लोग अंदर बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, और हर्षद मेहता सबको ऑर्डर लिखता है और सबको चिट्ठी पकड़ा था हाथ में। ओके, यस यस सर, देखा है वो। ठीक है, तो अभिषेक बच्चन वाली मूवी में भी था वो। हाँ, या वो गुरु मूवी था, पता है गुरु, उसमें भी था। तो हम्म सब लोग बोलते हैं मैं 200 रुपया, फिर 200 का ऐसा चिट्ठी लेके उसको देगा, फिर उसको ऑर्डर कंफर्मेशन होता था। तो बेसिकली व्हाट ही वाज डूइंग इज, हर्षद मेहता जब भी जिसको सामने चिट्ठी लेके दे रहा था ना, तो वो बेसिकली कंफर्मेशन दे रहा था उसको ऑर्डर का कि भाई तेरा 200 में मैंने एसबीआई ले लिया, इतना क्वांटिटी। ठीक है, तो रिंग में जो सैम सेडन का जो काम था ना, वो क्या था, सैम सेडन का ऑफ कोर्स ही वाज अ ब्रोकर ऑन न्यूयॉर्क सेकंड, जो पीट ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में खड़े रह के बड़े बड़े ट्रेड मारते हैं, तो ही वाज बेसिकली ब्रोकर। तो सैम सेडन का काम क्या था पता है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के या एचएनआई लेवल के ऑर्डर्स रहते ना, वो वाले सैम सेडन बेसिकली लिखता था वो सौदे। ओके, तो सैम सेडन के पास बड़े बड़े क्वांटिटी के ऑर्डर आएंगे, और सैम सेडन बड़े बड़े क्वांटिटी के ऑर्डर कंफर्मेशन निकाल के दे देगा उनको। ओके, तो नाउ
एज ही वाज एट द इंस्टीट्यूशन, तो जिस बंदे ने उसको बोला कि यार मेरा है ना, तू 10 करोड़ शेयर है ना 250 में लेने को रख दे, ठीक है, अभी उसको पता है कि भाई कोई बंदे ने मेरे को 10 CR का ऑर्डर दिया है शेयर से, तो जो भी चिट्ठी लेना देना है वो तो सैम सडन के थ्रू ही होता था। तो सैम सडन हमेशा नोटिस करता था कि जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन वाले ऑर्डर्स रखते हैं ना, उधर से मार्केट बहुत रिवर्स होता है, ठीक है। तो हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट दिस वाज कि लेट्स से आज है ना, ट्रेडिंग का दिन खत्म हो गया, ओके, 3:30 बजे समझो मार्केट बंद हो गया, अभी मुझे है ना सेटलमेंट करना है। तो सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट में ये होता है कि भाई कितने करोड़ शेयर किसने लिए और कितने किसी ने बेचे, राइट, एंड फिर बाद में ऑर्डर मैचिंग होता है और सेटलमेंट होता है। जिसने शेयर लिया वो पैसा देगा और जिसने पैसा लिया वो शेयर देगा, और सेटलमेंट हो गया, खत्म। तो आपको है ना चिट्ठी इकट्ठा करना पड़ता है। अभी एक एग्जांपल ले लो, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सब मिठाई की दुकान में दिवाली में गए, ठीक है, और मिठाई की दुकान में आपने देखा कि सब बॉक्सेस के बड़े बड़े स्टैक रखे हुए हैं, ठीक है, एक बॉक्स है, ये ऐसे स्टैक्स रखे बॉक्सेस के, ठीक है, ऐसे स्टैक्स, एक स्टैक है, ठीक है, फिर एक दूसरा स्टैक है बॉक्स का, ये सब मिठाई है, सब में अलग अलग मिठाई है, ओके, और ये वाले में भी अलग मिठाई है, बस। अब जब अगर आप दुकान में जाते हो तो आपको पता चलता है कि एक है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का ये ऑर्डर है, ठीक है, तो आपको पता चले कि भाई दिवाली में गुलाब जामुन के 10 पैकेट का ऑर्डर है इस बंदे के पास, और ये बहुत फेमस दुकान वाला है, ऐसा समझ लो, ठीक है। फिर अब में ये कोई दूसरा मिठाई है, ठीक है, ये रसगुल्ला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अभी काजू कतली जो है ना, काजू कतली के बॉक्स का ना जबरदस्त पूरा ढेर लगा है दुकान के अंदर में, इतना बड़ा सीलिंग तक पहुंच गया उसका बॉक्स, ओके। तो जब भी आप ये बॉक्स को देखोगे तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा, आपको इतना पता चल गया कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर अगर काजू कतली का है, मतलब डिमांड जो है ना वो काजू कतली का ज्यादा है, सिंपल, राइट। तो बॉक्सेस के ढेर से ही पता चल जाता है कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं चल रहा है। रसगुल्ला में आपको पता चलेगा इधर फुल सप्लाई है, रसगुल्ला कोई खा ही नहीं रहा है ये सीजन में। अगर आपको याद आएगा तो बीच में लोग चॉकलेट का कल्चर आ गया था, ठीक है, फुल चॉकलेट, अभी चॉकलेट खा खा के भी दिमाग खराब हो गया, ठीक है, सो नाउ पीपल आर गोइंग टू सम अल्टरनेटिव थिंग्स। तो अभी सैम सडन का भी ऐसा ही कुछ काम था। वो क्या करेगा पता है, उसको जितना भी ऑर्डर्स मिले ना, वो सब ऑर्डर्स का ना उसको स्टैक बनाना पड़ता था कि भाई आज अगर रिलायंस का मुझे ट्रेडिंग हुआ है तो वो सब चिट्ठी को ना एक साथ एक टेबल पे रखता था। तो रिलायंस का लेट्स से 500 के भाव पे उसको है ना 4 बाय ऑर्डर मिला है, ठीक है, 499 के भाव पे उसको 10 बाई का ऑर्डर का चिट्ठी मिला है, ठीक है, तो उसने 10-15 चिट्ठी रखा और उसको पता चल गया कि भाई ये सब 490 के ऑर्डर वाले हैं। और 480 के ऑर्डर पे जिसने बाइंग करने को रखा है उसका जो स्टैक है वो इतना बड़ा है। तो जब भी वो देखता है कि इतना बड़ा ऑर्डर का थप्पा आया है, और वो देखता है कि भाई यहाँ पे ना इतना डिमांड है ना बाई करने का, कि टोटल यहाँ पे 2 करोड़ शेयर को लेने को पड़ा है, समझो। पहले सेल साइड में जब भी वो देखता था कि 505 पे 50 लाख शेयर, 501 पे खाली 1 लाख शेयर, 502 पे खाली 50,000 शेयर, ठीक है, और 520 पे समझो 8 करोड़ शेयर है, और 8 करोड़ शेयर की इतनी सारी पर्ची आई है उसके पास सेल की, ठीक है, कि भाई ये भाव पे मेरा बेचना है, ये भाव पे मेरा बेचना है, लिमिट ऑर्डर है। तो जब भी वो देखता था बोलता है आज तो रिलायंस का भाव 500 रुपया है, उसको इतना पता चल जाता था कि बेचने वाले मेरे पास जितने भी ऑर्डर आए हैं ना, वो है ना 520 पे बहुत ज्यादा आए हैं आज के दिन में, मीन्स यहाँ पे सप्लाई बहुत है। और 480 का जो भाव है वहां पे देयर इज ह्यूज डिमांड, ठीक है, तो उसको है ना पता चल जाता था कि डिमांड किधर है और सप्लाई किधर है। 500 रुपीज से अगर समझो रिलायंस टूटा नीचे, ओके, और नीचे टूट के आने के बाद जब भी वो 480 जाता था ना, तो 480 से ना स्टॉक रिबाउंड कर जाता था, बिकॉज इधर इतने हैवी बायर्स है ना कि बायर का पलड़ा बहुत भारी है वहां पे। तो सेलर बेचेगा 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, लेकिन बायर 2 करोड़ लेने को बैठा है। तो किसी में ताकत नहीं था कि 2 करोड़ शेयर बेचे, तो उधर से मार्केट नॉर्मली यू टर्न मार लेता था। सेम इज इफ मार्केट यूज्ड टू गो अप एंड इट यूज्ड टू कम नियर 520, तो 520 से धड़ाम से गिरता था मार्केट, क्योंकि 520 में ना बहुत हैवी क्वांटिटी में सेलर्स पड़े थे। तो सैम सडन को तो जो दिन वो पर्ची रखता था और जब भी वो ऑर्डर स्ट्राइकिंग करता था सेटलमेंट के लिए, तो वो नहीं, उसको पता है कि काजू कतरी का ऑर्डर ज्यादा है कि रसगुल्ला का ऑर्डर ज्यादा है, किधर डिमांड और किधर सप्लाई है। तो बेस्ड ऑन दैट थिंग ही यूज्ड टू सी कि यार एग्जैक्टली उधर से घुमा या एग्जैक्टली यहाँ से घुमा।
तो सैम सडन बोला ये अपने पास है ना डेटा आज तो है, ठीक है, आज तो मुझे खुद स्टैकिंग करो तो मुझे पता है फ्लोर पे कि किधर डिमांड सप्लाई है। लेकिन समझो कल अगर मैं ये जॉब से निकल जाऊं, ठीक है, मैं अगर यहाँ से निकल गया तो मुझे कैसा पता चलेगा? तो सैम सडन क्या करता था, जब भी उसको पता चलता ना कि ऑर्डर का स्ट्राइक कहाँ पे हैवी है बाइंग और सेलिंग का, फिर वो चार्ट में आता था। और चार्ट में जाने के बाद ही यूज्ड टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, वो उल्टा जाके देखता था कि जब भी इधर सपोर्ट लिया ना तभी चार्ट में कुछ था क्या क्लू, या जब भी उसने इधर से रेजिस्टेंस लिया तभी चार्ट में कोई क्लू था। ठीक है, तो ही यूज्ड टू सी पीछे जाके, और उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बेसिकली ये सिस्टम बनाया डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ही सॉ द डेटा एंड देन ही मेड द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। उसने देखा चार्ट में कि जब भी ऐसा होता है ना, तो वहां पे नॉर्मली डिमांड सप्लाई का मैचिंग होता है अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के साथ, एंड दैट इज हाउ डिमांड सप्लाई केम इनटू पिक्चर। वो बंदे ने बनाया इस सिस्टम को। ठीक है, आफ्टर 16 years of working then he left, क्या बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर था वाला जॉब से निकला वो। ठीक है, और फिर सैम सिडन ने एक यूएसए में कंपनी है ओटीए करके, ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी। फिर ओटीए क्या करता है, वो लोग भी टेक्निकल से सीखा जाए, बट दे टीच ओनली डिमांड एंड सप्लाई व्हाट सैम सिडन यूजेस। तो ओटीए का जो हेड इंस्ट्रक्टर था ना, जिसने ये स्ट्रैटेजी इन्फ्यूज किया था ओटीए में, वो सैम सिडन था। ठीक है, सैम सिडन ने ओटीए में चालू की, ऑफकोर्स डेफिनेटली यस, ठीक है, वहां से डिमांड सप्लाई केम मोर इनटू पिक्चर। ठीक है, इसको वो लोग अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और वो सब चूरन दे के लोग बेच रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई ही है। तो फेयर वैल्यू और क्या क्या नया नया नाम आया। तो अभी 2007 के बाद, जब भी 2008 में आपको पता रहेगा मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में। ठीक है, तो जब भी 2008 का फॉल हुआ मार्केट में, तो शेर खान के जितने क्लाइंट्स है, बिकॉज मेरा मैं खुद शेर खान का क्लाइंट है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो शेर खान के जितने भी क्लाइंट्स थे ना, उनका कुल मिला के जितने भी क्लाइंट शेर खान के अंडर थे, उन सबका टोटल लॉस 2008 में 9,200 करोड़ का हुआ था। सब डीमैट अकाउंट का मिला के 2,200 सीआर वाज टोटल लॉस ऑफ एवरीबॉडीज क्यूमुलेटिव क्लाइंट का। ठीक है, समझो अभी मेरा अकाउंट भी शेर खान में मेरा 10 लाख गया, स्वप्निंदर मैडम का 5 लाख गया। ठीक है, तो वैसे करके सब क्लाइंट का टोटल मिला के 2,200 करोड़ वाज द लॉस, जो आज की तारीख में 10,000 करोड़ के आसपास रहेगा फिगर, मतलब अगर उसकी वैल्यू गिनो तो आज के टाइम में। तो जब 2,200 करोड़ का नुकसान हुआ ना, तो शेर खान वाला टेंशन में आ गया। उसने बोला कि भाई अगर ये ऐसा ही लॉस करेंगे लोग, तो धंधा भी नहीं रहेगा और क्लाइंट भी साफ हो जाएगा। तो देर इज वन नीड फॉर सम फॉर्मल एजुकेशन, सो दैट पीपल नो व्हाट इज चार्ज, या लोग सोच समझ के करें, कुछ भी ना करें, सीख के करें। तो शेर खान ने 2008 या 9 में ओटीए के साथ टाई अप किया, जिसका हेड इंस्ट्रक्चर ये बंदा था इंसिडेंट। ठीक है, तो जब भी 2009 में ओटीए के साथ टाई अप किया, दैट टाइम आई हैड, मतलब मैं 2009 से शेर खान के साथ संपर्क करूं बाय द वे। ठीक है, तो 2009 में मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर लिए थे। ठीक है, मैं 2007 से मार्केट में हूँ, आई मीन 6 एंड से और 7 से वैसे। ओके, तो मुझे शेर खान से फोन आया, बीइंग अ पार्टनर विद शेर खान, दे कॉल्ड मी और उन्होंने बोला कि अभी ओटीए में ऐसा ऐसा कोर्स आया है, तो आप किया हो अगर आपको कुछ समझ में आए तो आई वेंट टू ओटीए इन 2009। और 2009 में सैम सिडन के जो दो राइट हैंड है बेसिकली, देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड ब्रैंडन वेंडल करके। ठीक है, ब्रैंडन वेंडल जो था वो सीएमटी था। तो 2009 में मैं उसको मिलने गया था, और मैंने उसको पूछा कि डिमांड, तब भी मुझे पता चला कि डिमांड सप्लाई करके कुछ है। ओके, तो उसने मुझे समझा है कि क्या है और क्या नहीं है, एंड बाय द टाइम आई ऑलरेडी डन 2-3 क्लासेस, तो मैं कुछ एडवांस लेवल पर ढूंढ रहा था। और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं एडवांस नहीं है, बेसिक सिखा रहे हैं हम लोग अभी डिमांड सप्लाई करके लिए। ठीक है, तो उसके इंस्ट्रक्टर यूएस से आते थे, अभी इंडिया में इंडियन लोग ही सिखा रहे हैं यहाँ पे बाय द वे। तो ब्रैंडन वाज अ पर्सन हु टोल्ड मी कि सीएमटी ऐसा कुछ है वो तू कर। और फिर मुझे पता चला कि सीएमटी जैसा कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। ओके, तो डिमांड सप्लाई का मुझे समझ में आ गया क्या है और क्या नहीं है, सो आई वाज लाइक चलो इसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। एंड इन 2016 दिस बिकेम मोर फेमस। और जब भी 2016 में सब डिमांड सप्लाई हो गया ना, तो मैंने सोचा भाई क्या रहेगा इसके अंदर। आई थॉट कि चलो लेट्स सी डिमांड एंड सप्लाई व्हाट इट इज। तो मैंने उसका सारा लिटरेचर वगैरह वगैरह देखा, और उसके बाद पता चला कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें
जोन्स रहते हैं और उधर बाइंग होता है या सेलिंग होता है वैसे। तो मैंने इसका पूरा लिटरेचर पढ़ लिया ना, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आगे लिखा बहुत मस्त था, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर, फिर बाद में HNI का ट्रेडिंग जिधर होता है उधर आपका ट्रेडिंग होगा, वो सब। तो मैं एकदम फैसिनेट हो गया। मैंने बोला चलो देखते हैं। मैंने डिमांड सप्लाई को यूज किया, फिर मेरा स्टॉप लॉस जो उड़ा है, ठीक है, जबरदस्त स्टॉप लॉस ही हिट हुए मेरे। मैंने बोला ये तो एकदम बकवास सिस्टम है, इसको निकालो। ठीक है, तो 1 महीना मैंने ट्राई किया एंड रिजल्ट वाज वेरी बैड। तो आई एक्चुअली डिस्कार्डेड डिमांड सप्लाई फ्रॉम माय सिस्टम। और फिर मुझे 1-2 महीने के बाद ऐसी ट्यूबलाइट हुआ कि यार ये डिमांड सप्लाई जो मैंने देखा था, अगर मैं उसको ओरिजिनली जो उसका मेथड वैसे यूज ना करूँ, बट इफ आई यूज इट विद माय मेथड, देन प्रॉब्ली इट कैन हेल्प मी। 2-3 महीने के बाद मैंने डिमांड सप्लाई जोन को फिर से मेरे सिस्टम में लिया, लेकिन अपने तरीके से उसको यूज किया। उसके बाद में रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने पीछे लिखा था कि डिमांड सप्लाई जोन में हम लोग अपने स्ट्रेटेजी के साथ उसको यूज करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। स्टैंड अलोन और इंडिपेंडेंट बहुत डेंजरस है। ओके, तो कभी भी यूट्यूब यूट्यूब में तो देख के करना ही मत। ठीक है, तो ये था, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। दिस इज हाउ डिमांड सप्लाई केम इनटू पिक्चर। ओके, अभी ये जो डिमांड सप्लाई है ना, इसमें मैं आपको समझा तो इसका लॉजिक है एक्चुअली बहुत सिंपल है। कि इतना लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताने का ट्राई किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, वेरी सिंपल सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको समझा तो इसका प्रेमिस क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगेन इट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल गेम। यस बैंक फॉर एग्जांपल। ओके, अभी सबको है ना कहीं अंदर दिल में इच्छा है ही कि यस बैंक कभी ना कभी तो चलेगा। ठीक है, एवरीबडी इज फीलिंग समवेयर इन द कॉर्नर देयर इज दैट होप कि एक दिन देखिए यस बैंक ऐसा चलाएगा ना, ये लोग ऐसा चलाएगा ना। मुझे 3 साल निकल गया बोलते बोलते, लेकिन सबको डीप डाउन दे नो के दिस विल गो अप। और अभी लफड़ा क्या है कि लेने का भी जिगरा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 साल से चला नहीं है। ठीक है, सो इट इज स्टिल इन साइडवेज ओनली फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो कुछ एक्सेप्शनल रिटर्न दिया नहीं है। 7,500 की निफ्टी 25,000 हो गई, लेकिन यस बैंक उधर का उधर ही है। ओके, तो लेट्स से वो स्टॉक आज भी स्टैग्नेंसी में पड़ा हुआ है। ओके, वन फाइन डे क्या होता है, वो स्टॉक वो स्टैग्नेंट मोड से बाहर निकल जाता है। ओके, स्टैग्नेंट मोड से बाहर निकलने के बाद इट गोज टू 26, देन 30, देन 35, देन 40, देन 45 करके चलने लगता है। तभी यस बैंक 45 रुपया होगा रियल में, बाय द वे, वो दिन है ना बवाल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, CNBC में भी वही दिखेगा आपको, मनी कंट्रोल में भी वही दिखेगा, चर्चा में आ जाएगा वो स्टॉक। तो अभी कैसा है कि 25 में अपने को लग रहा था अभी क्या लेंगे यार, डेड स्टॉक है, लेकिन 45 हो गया ना, तो अभी अपने को लगता है कुछ तो हम लोग ने मिस आउट कर दिया। ओके, तो अभी डेफिनेटली लो के कभी चलेगा नहीं पता था, इसलिए नहीं लिया, बट अभी भाग गया वो। ओके, 50 रुपया हो जाता है। अभी 50 रुपया हो गया, इतना वॉल्यूम के साथ बाइंग होता है ना, तो नेचुरली CNBC में सब जगह पे आ जाता है वो, तो एवरीबडी लुक्स फॉर रीजन कि क्यों चला वो। ओके, तो न्यूज में आता है कि IDBI बैंक जो है ना, वो इसको टेक ओवर करने के लिए लड़ाई कर रहा है। और पीछे लेट्स से कोई दूसरा बैंक है जिसने भी, LIC ने बीड मार दिया, चलो। LIC भी बोल रहा है कि हमको भी यस बैंक को अक्वायर करना है, ये दोनों में मारा मारी हो रही है यस बैंक को लेने के लिए, और स्टॉक का भाव फट गया। अगर LIC या IDBI इसको अक्वायर करेगा, तो यस बैंक का भाव आराम से ना 200 रुपया हो जाएगा। ऐसा बात चालू है मार्केट में। ठीक है, अभी 50 रुपया हुआ है, तो नाउ इट इज एट 50। अभी लफड़ा क्या होता है पता है, हम लोग ने एक कभी भी कोई भी नीचे का भाव देख लिया रहेगा ना एक बार, फिर ऊपर के भाव में लेने का मन नहीं करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज है ना कभी सेल में देखना, अगर आपने देखा अमेजोन पे वो स्टॉक आज वो मोबाइल फोन डिस्काउंट में है, ठीक है, 50,000 का फोन आपको 32,000 में मिल रहा है। आपने सोचा कि छोड़ बाद में लूंगा, और सेल खत्म हो गया, और अभी वो स्टॉक वो फोन का वो फिर से 50,000 हो गया। तो अभी 50,000 में आपको ना कभी भी लेने का मन करेगा नहीं, बिकॉज यू हैव सीन द बॉटम कि यार 32 में तो मिल रहा था ये, 32 में मिलेगा ना तो ही मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली अपना शॉपिंग में भी ऐसे ही होता है। तो 50 रुपया हो गया तो क्या होता है, लोग है ना बोलते हैं अरे यार चलेगा तो बहुत, लेकिन 50 में नहीं लेना है। तो आप आपके ब्रोकर को बोलोगे एक काम कर, तू है ना ये स्टॉक को है ना 30 में लेने को रख दे, 30 में अगर आएगा ना तो बाय कर लेंगे। ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग के अब पहले भले 20-25 में लेना, 30 में चलेगा, मानता नहीं है। अभी ये स्टॉक है ना थोड़ा नीचे आता है, 49, 48, 47, 46, 45।
जैसे लाल 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 कैंडल दिखेगा तो इधर डर लगने का चालू हो जाएगा, धूप धक चालू हो जाएगा, तो हम लोग 30 में से ऑर्डर कैंसिल करके चुपचाप 20 में रख देंगे फिर से। रेड कैंडल देखते ही अपने को डर चालू बाई डिफॉल्ट लगने लगता है, क्योंकि भाव